इन तमाम गैंगस्टर का ना बस इतना ही काम है। अपन को तो चाहिए सिर्फ स्पेशल चाय, शाम को दारू, रात को लड़की और नींद आ जाए। भले ही दिन में कोई गोली मार के चले जाए, वो बात अलग है। अंडरवर्ल्ड के अंदर दाऊद से भी ज्यादा दमदार खिलाड़ी थे, लेकिन वो किसी को टिकने ही नहीं देता था। उस गैंगस्टर की कहानी जिससे पुलिस से ज्यादा दाऊद परेशान था। 6 घंटे तक लगातार दोनों तरफ से फायरिंग होती रही। एक 17 साल का लड़का इस फिल्म से इतना प्रभावित हो गया कि खुद ही माया भाई बनकर दिल्ली की गलियों में बंदूक लेकर घूमने लगा। आज की तारीख में हर दूसरे दिन कोई ऐसा गाना रिलीज होता है जिसमें गैंगस्टर का लाइफ लार्जर देन लाइफ होता है, लेकिन असल में इन गैंगस्टर्स की लाइफ कितनी छोटी होती है ना, वो मीका सिंह के गाने की एक लाइन से ही पता चलता है। अपन को तो चाहिए सिर्फ एक स्पेशल चाय, शाम को दारू, रात को लड़की और नींद आ जाए। भले ही दिन में कोई गोली मार के चले जाए। हो सकता है कि आप में से कई लोगों ने तो ये गाना सुना ही नहीं होगा। सुना है ये गाना, ए गणपत चल दारूला, ए गणपत चल दारूला, ए गणपत चल दारूला। और जिन्होंने ये गाना नहीं सुना है उन्हें तो पक्का शूट आउट एट लोखंडवाला फिल्म का भी पता नहीं होगा। और जिसने ये फिल्म नहीं देखी है उन्हें माया डोलस के बारे में क्या ही पता होगा। वैसे मेरे लिए तो ये अच्छी बात है। आओ उसकी कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। उस गैंगस्टर की कहानी जिससे पुलिस से ज्यादा अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद परेशान रहता था। तो 1980 का दशक मुंबई के अंडरवर्ल्ड में उथल पुथल का दौर था। हर गली हर नुक्कड़ पर नए गुंडा पैदा हो रहे थे। हर दूसरा आदमी या तो किसी गैंग का हिस्सा था या फिर किसी गैंग के निशाने पर था। इसी उथल पुथल के दौर में एक नाम तेजी से ऊपर उठा, माया डोलस। वो कोई साधारण गुंडा नहीं था, बल्कि एक ऐसा शख्स था जिसने अपनी हेकड़ी और बेखौफ रवैये से दाऊद इब्राहिम जैसे अंडरवर्ल्ड के बादशाह का भी ध्यान अपनी ओर खींच लिया था। लेकिन ये कहानी सिर्फ उसके उभरने की नहीं, बल्कि कुछ ऐसा भी है जो उन लोगों की आंखें खोल देगा जिन्हें क्राइम की दुनिया में चमक दमक दिखती है। तो देखिए, ये जो माया डोलस था ना, उसका असली नाम महेंद्र डोलस था। उसका जन्म मुंबई के प्रतीक्षा नगर में हुआ था। उसके पिता विठोबा डोलस एक बहुत ही साधारण इंसान थे और माँ रत्ना प्रभा एक मजबूत महिला थी जो अपने बेटे को बड़े सपने देखने और उसे पूरा करने के लिए हमेशा इंस्पायर करती थी। लेकिन माया के सपने किसी आम इंसान की तरह नौकरी या बिजनेस तक सीमित नहीं थे, क्योंकि उसे पूरा सत्ता चाहिए था, उसे पूरा मुंबई चाहिए था। उसे लोगों की नज़र में खुद के लिए डर चाहिए था, उनके बीच अपनी हुकूमत चाहिए थी। ये सब बातें अब तक आपने सिर्फ और सिर्फ दाऊद के लिए सुनी होगी, लेकिन उससे टक्कर देने वाला और भी ना जाने कितने खिलाड़ी थे। तो जवानी की दहलीज पर कदम रखते ही माया का सामना मुंबई की सड़कों पर चलने वाले गैंग वॉर से हुआ। और वो उन लड़कों में से नहीं था जो सिर्फ तमाशा देखते हैं, बल्कि वो उस आग में कूदने के लिए हमेशा तैयार रहता था। शुरुआती दिनों में वो छोटी मोटी लड़ाइयों और झगड़ों में शामिल होता रहा, लेकिन जल्द ही उसे असली ताकत का एहसास हुआ जब उसने अशोक जोशी के गैंग को ज्वाइन किया। अशोक जोशी एक कुख्यात गैंगस्टर था जो मुंबई में जबरन वसूली और हत्या जैसे अपराधों के लिए कुख्यात था। माया को मौका मिला और उसने इसे दोनों हाथों से पकड़ लिया। जोशी के गैंग में रहते हुए माया ने तेजी से अपनी पहचान बनाई और वो रंगदारी के धंधे में माहिर हो गया। यही उसकी दोस्ती दिलीप बुआ से हुई, जिसकी कहानी आप पहले ही सुन चुके हैं। बाकी माया अगले ही कुछ सालों में खुद को जोशी गैंग का एक अहम सदस्य बना लेता है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, माया डोलस को सिर्फ खास नहीं बनना था, उसे पूरा सत्ता चाहिए था। और वो एक जगह टिके बैठने वाला नहीं था, उसे कामयाबी की सीढ़ी चढ़नी थी। इसलिए जैसे ही दाऊद और गबरी की दुश्मनी शुरू हुई ना, और इस दुश्मनी में खुद अशोक जोशी निशाना बना, तो माया डोलस ने अशोक जोशी के खिलाफ बगावत कर दी और वो अपने कुछ खास लोगों के साथ दाऊद का गैंग ज्वाइन कर लेता है। जोशी के खत्म होने के बाद माया और बुआ की दोस्ती और भी गहरी हुई और दाऊद के गैंग के साथ जुड़ जाने के बाद उनकी ताकत और भी बढ़ गई। अब थे तो वो डी कंपनी के अंदर, लेकिन अपने इलाके में भाई ही थे जहां उनका अपना सिक्का चलता था। पिछले कहानी को अगर आपने सुना होगा, दिलीप बुआ की कहानी, तो जान ही गए होंगे कि दिलीप बुआ भी कोई साधारण अपराधी नहीं था। वो भी बहुत खतरनाक था, बेदर्द था वो, और माया से भी ज़्यादा निर्मम था। जब दोनों ने हाथ मिलाया ना, तो मुंबई में एक नया आतंक पैदा हुआ। दाऊद के साथ काम करते करते ये मुंबई के अलग अलग इलाकों में रंगदारी वसूलने का काम करने लगे, जिससे इनका नाम अपने इलाके के बाहर भी मशहूर होने लगा।
जिसके बाद माया अब सिर्फ एक गुंडा नहीं था, बल्कि वो दाऊद का आदमी बन चुका था। अंडरवर्ल्ड में उसका नाम गूंजने लगा, लोग उसे माया भाई कहने लगे। लेकिन माया की सबसे बड़ी कमजोरी उसकी अकड़ थी। वो सिर्फ पैसों के लिए काम नहीं करता था, उसे पावर चाहिए थी, रुतबा चाहिए था। यही कारण है कि जल्द ही वो दाऊद के ही लोगों से भिड़ने लगा। उसकी हरकतें बेकाबू होने लगी और वो बेवजह हत्याएं करने लगा, जिस वजह से पुलिस और मीडिया की नजरों में वो आने लगा। 1991 तक मुंबई पुलिस भी इस नए गैंगस्टर से तंग आ चुकी थी, लेकिन थे दाऊद के आदमी, इसलिए बच जाते थे। हर बार उन्हें कोई ना कोई पनाहगार मिल ही जाता था। लेकिन फिर आगे कुछ ऐसा हुआ कि पुलिस को कहीं से खबर मिली कि माया और दिलीप बुआ अपने कुछ साथियों के साथ अंधेरी के लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स में छुपे हुए हैं। इस खबर के साथ ही मुंबई पुलिस के एंटी टेररिस्ट स्क्वाड के अधिकारी आफ्ताब अहमद खान ने माया और बुआ के खिलाफ ऑपरेशन की तैयारी कर ली। फिर आया 16 नवंबर 1991। यह दिन मुंबई अंडरवर्ल्ड के इतिहास में हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो गया, जिसे कोई चाहकर भी मिटा नहीं सकता है, क्योंकि उस दिन लोखंडवाला कॉम्प्लेक्स का स्वाति अपार्टमेंट पुलिस से घिर चुका था। माया डोलस, दिलीप बुआ और उनके 4 साथी अंदर थे, उस अपार्टमेंट के अंदर एक फ्लैट में। बाहर मुंबई पुलिस के दर्जनों अधिकारी हाथ में मॉडर्न वेपन लेकर खड़े थे। जैसे ही पुलिस वालों ने अपार्टमेंट के अंदर घुसने की कोशिश की, माया और उसके आदमियों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। माया की इस बेलगाम हरकत के बाद पुलिस भी एक्शन में आ गई। बाहर मीडिया की भीड़ लगी थी। उसके बावजूद लगभग 4 से 6 घंटे तक लगातार दोनों ओर से फायरिंग होती रही। माया अंदर से लगातार पुलिस वालों को गालियां दे रहा था, चिल्ला रहा था और पुलिस के ऊपर हमला कर रहा था। वही दिलीप बुआ शांत था, उसकी उंगलियां ट्रिगर पर टिकी थी। वो गोलियों से जवाब दे रहा था, क्योंकि उसे सच शायद समझ आ गया था कि इस बार बचना मुमकिन नहीं है। ऐसा ही हुआ भी। पुलिस और गैंगस्टर के बीच ये लड़ाई ज्यादा देर तक नहीं चल सकी, क्योंकि पुलिस को आदेश मिल चुका था, इन्हें जिंदा मत छोड़ो। इसके बाद तो एक के बाद एक माया के साथी गिरते गए। दिलीप बुआ भी गोलियों की बौछार से ढेर हो गया। आखिर में माया भी नहीं बच सका। उसकी लाश को जब पुलिस ने बाहर निकाला तो उसके शरीर में गोलियों के कई निशान थे। इस इनकाउंटर ने मुंबई पुलिस को नायक बना दिया और माया डोलस को हमेशा हमेशा के लिए मिटा दिया। लेकिन ये कहानी यही खत्म नहीं हुई। इस इनकाउंटर के बाद कई सवाल उठे। कहा गया कि ये मुठभेड़ पहले से ही तय थी, कुछ भी अचानक से नहीं हुआ कि अपराधी अपराध करके भागे हुए थे और पुलिस को खबर मिली, उनको गिरफ्तार करने गए और इनकाउंटर हुआ, उसमें वो लोग मारे गए। बल्कि कहा जाता है कि ये वेल प्लान्ड इनकाउंटर था। पुलिस वहां उनको गिरफ्तार करने गए ही नहीं थे, बल्कि इरादा करके उन्हें मारने गए। यहाँ तक कि आरोप ये भी लगते हैं कि पूरा का पूरा इनकाउंटर ही दाऊद इब्राहिम के इशारे पर हुआ था दुबई से, क्योंकि ये जो माया डोलस और दिलीप बुआ है, ये डी कंपनी के लिए ही काम करते थे और वो बेकाबू हो चुके थे। दाऊद से भी बड़ा बनने की कोशिश में थे, मुंबई पे अपना कंट्रोल चाहते थे, इसलिए दाऊद इब्राहिम ने उसे रास्ते से हटा दिया। ऐसा कहा जाता है कि इन गैंगस्टरों से छुटकारा पाने के लिए दाऊद ने पुलिस को टिप दी और फिर ये इनकाउंटर हुआ। हालांकि आरोप के बात को यहीं छोड़ते हैं, कहानी में आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा इनकाउंटर हुआ था लोखंडवाला में, खुद ही काफ़ी चर्चित था। आगे इस पर किताब भी लिखी गई, लेकिन असल में ये कहानी जो है ना, एक बार फिर से जिंदा हुई साल 2007 में, जब फिल्म आई शूट आउट एट लोखंडवाला, जिसने इस पूरे कहानी को फिर से जिंदा किया। हालांकि उस वक्त तो मैं बहुत छोटा था, काफ़ी बाद में जाकर मैंने ये फिल्म देखी। फिल्म अच्छी है, अगर आप इंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं तो काफ़ी अच्छी फिल्म है, लेकिन इसे सीरियस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि क्राइम व्राइम ये सब चीज़ जो है ना, इन सभी चीज़ों से दूर ही रहना चाहिए। हालांकि इन सभी बातों से अलग एक और विवाद है। विवाद भी ऐसा कि माया की जो माँ हैं रत्ना प्रभा जी, वो इस फिल्म के खिलाफ कोर्ट में पहुंच गई। उन्होंने दावा किया कि उनके बेटे को गलत तरीके से फिल्म में दिखाया गया है। उन्होंने ये कहा कि माया ने कभी अपने पिता को नहीं मारा, जबकि फिल्म में ये दिखाया गया था। लेकिन सच क्या था, ये शायद आज भी कोई नहीं जानता है। वैसे फिल्मों को तो एंटरटेनमेंट के नज़र से ही देखना चाहिए, जैसा कि मैंने अभी जस्ट थोड़ी देर पहले ही कहा, ना ही कि उसे सच मानना चाहिए, ना ही फिल्म में दिखाए गए किसी भी दबंग कैरेक्टर से इंस्पायर होकर दबंगई दिखाना चाहिए। लगभग 1 साल से ज़्यादा समय हो गया है, पर दिल्ली में एक खबर आई थी। जब मैंने ये चैनल शुरुआत ही किया तो उस समय एक बड़ी अजीब सी खबर सुनने को मिला था। एक 17 साल का लड़का इस फिल्म से इतना ज़्यादा इंस्पायर हो गया ना
कि खुद ही माया भाई बनकर दिल्ली की गलियों में घूमने लगा, वो भी अपने साथ पिस्तौल रखकर। अपना इंस्टाग्राम प्रोफाइल ही उसने एकदम क्रिमिनल वाला बनाया था, जहाँ पे वो बंदूक असला फायरिंग करते हुए फ़ोटो वोटो जेल के अंदर था, वो फ़ोटो वोटो वो डालता था और अपना प्रमोशन करता था एज ए क्रिमिनल। और भजनपुरा की गलियों में उसने एक मर्डर को भी अंजाम दे दिया। और वो मामूली सा मामला था, रोड रेज का बस मामला था, लेकिन फिल्म से वो ऐसा इंस्पायर था कि भाई उसे लग रहा था मैं ही डॉन हूँ। तो इसलिए ही मैं कहता हूँ कि ये जो फिल्म है इससे इंस्पायर नहीं होना चाहिए। और अगर आप बच्चों को ऐसी फिल्में दिखाते हैं तो उन्हें एजुकेट भी करना पड़ेगा कि ये फिल्म कैसी है, क्या मैसेज है, क्या नहीं है। नहीं तो कई बार लोग यही सोच लेते हैं कि इसी सब में जलवा है और ऐसा ही बनना है, लेकिन इसमें कुछ नहीं रखा है। ज़िंदगी चार दीवारी के अंदर, या फिर समझ रहे हैं आप। आगे आज की ये कहानी आपको कैसी लगी वो कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही साथ इस कहानी को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं आप कीजिए, प्लीज़ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे तभी मैं और भी अच्छी अच्छी कहानियाँ लेकर आऊँगा। और आप कैसी कहानियाँ देखना चाहते हैं, रोज़ कहानी देखना चाहते हैं या फिर कोई एक बड़ी कहानी देखना चाहते हैं हफ्ते में एकदम अच्छे से डिस्कस करके, वो भी आप कमेंट जरूर कीजिएगा। आप कहाँ से मेरी कहानी देखते हैं, कहाँ आप रहते हैं, किस शहर में, उसके बारे में भी बताइए। बातचीत कीजिएगा तो कम्युनिकेशन और अच्छा होगा। कहिएगा तो मैं लाइव भी अलग से आऊँगा आपसे बातचीत करने के लिए इंस्टाग्राम पे या फिर यूट्यूब पर ही। लेकिन कमेंट जरूर कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन का जो आइकन आपको दिखता है उसे दबा दीजिएगा, तो हर नोटिफिकेशन आप तक पहुँचेगा। तो ये सब कुछ कर लीजिए, थोड़ी सी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी भी है, क्योंकि ये चैनल आपका और हमारा सबका है। बाकी मैं पंचम प्रकाश अपनी कहानियों के साथ ऐसे ही हाजिर होता रहूँगा। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।